वन आई एम मोना सिंह एंड यू आर वॉचिंग एग्जाम इनसाइट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 200 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपको एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे। हाँ हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस साउंड हो रहा होगा कि अरे बस व्यूज़ के लिए बोल रही है। तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये वीडियो ना PYQs पे बेस्ड है। चाहे वो बिहार पुलिस हो, कांस्टेबल हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, या बिहार SI BPSC या अदर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिलेंगे। तो क्या करना है, बस नोट्स लिखो, टेंशन नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में जो आपके ब्रेन का वाईफाई है ना, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो हमसे भी तो कनेक्ट होना है ना, तो कहाँ से? तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया? तो महावीर ने किस एक विचार का प्रचलन किया? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी। बाकी के ऑप्शंस को भी हम लोग देखते हैं, जो कि पहला है अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य। तो ये किसने किया था? ये किया था पार्श्वनाथ ने। ये किया था पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर। कौन थे? 23वें तीर्थंकर, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह के विचार का प्रचलन किया था। और महावीर ने 5वें, जो कि है ब्रह्मचर्य, उसका किया था। आगे देखते हैं, बोगाज कोई के अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन है? तो बोगाज कोई के अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य। बोगाज कोई अभिलेख जिसको एशिया माइनर भी कहते हैं, वर्तमान का जो टर्की है वहाँ का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज है। इसमें राजाओं के बीच एक संधि का उल्लेख है जिसमें वैदिक देवताओं को साक्षी माना गया था, और जो देवता थे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य थे। नासत्य या नास्त्य। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, जो है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन बी, किससे है? जैन दर्शन से। समाधि मरण को संलेखना या संथाड़ा भी कहा जाता था, और इसी विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे। कहाँ त्यागे थे? श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? तो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो बौद्ध धर्म के में क्या थे? त्रिपिटक थे। क्या थे? त्रिपिटक, जो है विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनय पिटक। विनय पिटक में क्या दिए हुए थे? नियम और अनुशासन। और आगे के ऑप्शंस को भी हम लोग देखेंगे, जो है अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। तो अभिधम्म पिटक में दिए हुए थे बौद्ध धर्म के सिद्धांत और दर्शन। क्या दिए हुए थे? बौद्ध धर्म के सिद्धांत और दर्शन। और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं। आगे है, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहाँ बनी हुई थी? तो कहाँ बनी हुई थी? मथुरा और गांधार। मथुरा और गांधार। सिंधु घाटी के सारे शहरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में वह कौन सा शहर था जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? तो ये क्या था? लोथल। ये क्या था? लोथल। और लोथल कहाँ था? गुजरात। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? भोगवा नदी के तट पर। और जिसकी खोज किसने की थी? तो SR राव ने। किसकी? SR राव ने। SR राव ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पे डॉकयार्ड थे। यहाँ पे डॉकयार्ड, यहाँ की टाउन प्लानिंग काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि यहाँ से बहुत बिजनेस और एक्सपोर्ट्स यहाँ पे ज़्यादा होते थे। आगे देखते हैं हम लोग, युग्म समाधान कहाँ से प्राप्त हुए थे? युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये भी हुआ था लोथल से। यहीं पे कपल ब्यूरल्स के साक्ष्य मिले थे। आगे आएंगे हम लोग, पक्की मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हुए थे बनवाली। कहाँ से हुए थे? बनवाली से। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? तो ऑप्शंस को देखेंगे हम लोग। पहला है विशाल आकार, दूसरा है विशाल इमारतें, तीसरा है योजनाबद्ध विन्यास, और चौथा है चौड़ी सड़कें। तो वैसे तो ये सारे ही हड़प्पा नगर के लक्षण हैं, मतलब हड़प्पीय नगर इसी टाइप के बने होते थे, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो ये हो जाएगा योजनाबद्ध विन्यास। क्या हो जाएगा? योजनाबद्ध विन्यास। आगे देखते हैं हम लोग, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? तो वर्ण व्यवस्था कब हुई थी? ये हुई थी ऋग्वैदिक काल में, मतलब पूर्व वैदिक काल में। और जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? तो उत्तर वैदिक काल में। कब हुई? उत्तर वैदिक काल में।
अब आते हैं हम लोग आगे। वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से आते हैं? तो वेदांग कितने हैं? 6 है। कितने वेदांग हैं? 6। और वेदांग कौन कौन से हैं? तो कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। क्या है? कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अब आगे देखेंगे हम लोग। मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिषग हैं और मेरी माता अन्न पिसती है। यह अवतरण कहाँ है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है धम्मपद और ऑप्शन डी है मृच्छकटिकम। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। आगे देखेंगे हम लोग। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। आगे है, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? तो किस नगर का उल्लेख नहीं है? अगर हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे तो इसको ऐसे भी गेस कर सकते हैं कि लखनऊ का ही नहीं होगा, क्योंकि वाराणसी, मथुरा और तक्षशिला के बारे में बौद्ध साहित्य में कहीं ना कहीं मेंशन है, लेकिन लखनऊ के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है। आगे है, अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में हैं। क्योंकि अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी। ये तो बहुत ही सिंपल है। अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में क्यों होंगे? क्योंकि लोगों को समझ में आनी चाहिए ना, इसी वजह से। तो अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे हुए मिलते हैं? तो किन लिपियों में लिखे हुए मिलते हैं? खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक एवं अरमाइक। किसमें? खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक एवं अरमाइक। खरोष्टी लिपि में एक दो है ना, मानसेहरा और सहबाजगढ़ी। हाँ, मानसेहरा और सहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में है। आगे आते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से किसमें मौर्यों को क्षत्रिय रूप में उल्लेख है? अच्छा, किसमें मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है? तो ये है दिव्यदान। ये क्या है? दिव्यदान। और ऑप्शंस को भी देखते हैं। मुद्रा राक्षस, ये क्या है? विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। और अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की। अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की। आगे आएंगे हम लोग। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो किसका है ये? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका है ये? चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे आते हैं हम लोग। अब इसको मार्क कर लेंगे हम लोग, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य को मार्क करना है, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की थी? तो किसने की थी? सातवाहनों ने। किसने की थी? सातवाहनों ने। आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो कौन थे ये? गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन थे ये? गौतमीपुत्र सातकर्णी। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक को भी एक बार देख लेंगे। तो ये कौन थे? सिमुक। ये कौन थे? सिमुक। आगे आएंगे हम लोग। निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए हुआ है? तो ये भी हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। किसके लिए हुआ है? गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। और ये कहाँ मेंशन है? नासिक अभिलेख में। कहाँ है? नासिक अभिलेख में लिखा हुआ है एका ब्राह्मण गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। आगे देखेंगे हम लोग। 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किस शासक ने बहुचर्चित सिल्क रूट को नियंत्रित किया और उसके द्वारा लाए गए राजस्व से लाभ प्राप्त किया? तो ये कौन थे? कुषाण। कौन थे? कुषाण। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो किसने की थी? कनिष्क ने। और सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? वो थे वीमा कैडफिसिस। वो थे वीमा कैडफिसिस। आगे आएंगे हम लोग। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गम पर दुख प्रकट किया था? ये कौन थे? प्लिनी। ये कौन थे? प्लिनी। आगे देखेंगे हम लोग। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो ये कौन है? विम कैडफिसस। ये कौन है? विम कैडफिसस। और इन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे। आगे है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरियन सी का लेखक पैडोक के रूप में जाना था? तो ये कौन है? अरिकमेडु। ये कौन है? अरिकमेडु। आगे है, गांधार मूर्तिकला की सर्वोच्चतम कृतियां कब प्रकट हुई थी? तो कब प्रकट हुई थी ये हुई थी कुषाण काल में। कब हुई थी? कुषाण काल में। चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाए जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? तो ये है कनिष्क। कौन है ये? कनिष्क है। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो यह है हिंद और यूनानी। किसका है? हिंद और यूनानी कला का संयोजन है गंधार कला। आगे है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ये कहाँ से होता था? ताम्रलिप्ति से। कहाँ से होता था ये? ताम्रलिप्ति से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो ये बोलते थे प्राकृत। ये बोलते थे प्राकृत।
ये बोलते थे प्राकृत। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी गुप्त काल की, और गुप्त काल को ही स्वर्ण युग भी बोला जाता था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये कौन दिए थे? गुप्त वंश ने। कौन दिए थे? गुप्त वंश। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम। क्या कहते थे? विदक भागम। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी है मैत्रेयी, ऑप्शन सी है शिव पार्वती और ऑप्शन डी है सूर्य। तो किसका अंकन है? शिव पार्वती। किसका अंकन है? शिव पार्वती। अब आते हैं हम लोग 37वें क्वेश्चन पे, जो है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे जाना जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कौन थे? वेनसांग। ये कौन थे? वेनसांग। और वेनसांग किसके टाइम पीरियड में आए थे? तो ये आए थे हर्षवर्धन। एच से हर्षवर्धन और एच से वेनसांग, ऐसे याद रखेंगे हम लोग। और ये क्वेश्चंस बहुत बारी रिपीट भी हुआ है, तो इसको एकदम भूलना नहीं है। इवन बीपीएससी में भी अभी रिसेंटली आया था ये क्वेश्चन, वेनसांग और हर्षवर्धन से रिलेटेड। मौखड़ी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखड़ी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा कन्नौज। ये हो जाएगा कन्नौज। मौखड़ी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। और मौखड़ी वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे हरिवर्मा। कौन थे? हरिवर्मा। आगे है 39वां क्वेश्चन। महरौली में लौह स्तंभ किस राजवंश के शासन के दौरान बनाया गया था? महरौली में लौह स्तंभ किस राजवंश के शासन के दौरान बनाया गया था? तो ये कब बनाया गया था? गुप्त राजवंश के शासन के दौरान। कब बनाया गया था? गुप्त राजवंश के शासन के दौरान। आगे है 40वां क्वेश्चन। सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया? तो कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग में। कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग में। आगे आते हैं 41वां क्वेश्चन पे। 41वां क्वेश्चन है, वह कौन सा अकेला पाल राजा था जिसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर आधिपत्य कर उसे नियंत्रण में लिया? तो ये किसने लिया था? ऑप्शन डी धर्मपाल। किसने लिया था? धर्मपाल। और धर्मपाल ने बिहार में जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसको बनवाया था, और गोपाल ने उदनपुरी यूनिवर्सिटी बनवाया था। तो क्या हुआ था? धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाया और गोपाल ने उदनपुरी यूनिवर्सिटी बनाया। आगे है 9वीं शताब्दी के व्यापारी सम्मेलन में किसके साम्राज्य का दौरा हुआ था? तो किसके साम्राज्य का? मिहिर भोज के प्रतिहार साम्राज्य का। किसका हुआ था? मिहिर भोज के प्रतिहार साम्राज्य का। आगे है माउंट आबू के दिलवारा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो माउंट आबू के दिलवारा मंदिरों का निर्माण सोलंकियों ने करवाया था। किसने करवाया था? सोलंकियों ने। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? तो यही है काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा। तो क्या है? कोणार्क मंदिर। क्या है? कोणार्क मंदिर। आगे देखते हैं हम लोग, खजुराहो मंदिर द्वारा वास्तुकला के किस शैली को उजागर किया गया था? तो किस शैली को उजागर किया गया था? तो ये है नागर शैली। ये है नागर शैली। आगे है उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? आ गया यह क्वेश्चन, किसके द्वारा? तो नरसिंह देव। किसके द्वारा? नरसिंह देव। आगे है पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था जो उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी? तो ये कौन थी? संयुक्ता। ये कौन थी? संयुक्ता। आगे है 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो ये कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको किसने बनवाया? नरसिंह देव प्रथम ने। आगे है आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो आबू का जैन मंदिर किससे बना है? ऑप्शंस देखेंगे हम लोग, बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से या संगमरमर से। तो किससे हो जाएगा? ऑप्शन डी संगमरमर से। नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? ऑप्शन देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह। ऑप्शन बी है 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। ऑप्शन डी भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। क्या है? भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। आगे है किस राष्ट्रकूट राजा ने गुजरात में अरब के सिंधों को हराया और चढ़ाई करने से रोका? तो ये किसने किया था? ये क्या था? दंती दुर्ग ने। ये किसने किया था? दंती दुर्ग ने। आगे देखेंगे हम लोग, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? तो किसके साहित्य में?
पांड्य। किसके साहित्य में हुई थी? पांड्य। और पांड्य का साइन क्या था? तो ये है मछली, साइम्बोल जो इनका होता है वो था मछली। आगे है, बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की कौन सी विधि विकसित की गई थी? तो कौन सी विधि विकसित की गई थी? तो ये हो जाएगा बादामी के चालुक्य। ऑप्शन देख लेते हैं, नागड़ विधि, द्रविड़ विधि, बेसर विधि और गोपुरम विधि। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आंसर है ऑप्शन सी, बेसर विधि। आगे देखेंगे हम लोग, इनमें से किस राजवंश ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया? तो नहीं किसने लिया? सेन वंश ने। किसने लिया? किसने नहीं लिया? तो सेन वंश। और किसने हिस्सा लिया? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, और सेन ने हिस्सा नहीं लिया। आगे है, कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है? तो ये है एहोल। ये है एहोल। आगे देखेंगे हम लोग, तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर किसे समर्पित है? तो ये है नटराज। किसे समर्पित है? नटराज को। आगे है, वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन था जिसने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? तो ये कौन थे? चोल। ये कौन थे? चोल। आगे है, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो ये करवाया था ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट वंश। ये करवाया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। आगे है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिला काटकर बनाए गए रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाता है? तो कहाँ पे? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के मंदिर के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाता है। काव्य शैली प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदमन के अभिलेख में। किसके? काठियावाड़ के रुद्रदमन के अभिलेख में। आगे है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो ये किसके सिक्कों पर हुआ है? कनिष्क। ऑप्शन देखेंगे, कनिष्क। आगे है, कौन से गुप्ता सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए? तो ये कौन थे? समुद्रगुप्त। ये कौन थे? समुद्रगुप्त। आगे देखेंगे हम लोग, इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार करवाई और पहली मरम्मत रुद्रदमन ने करवाई थी? तो कौन थे ये? स्कंदगुप्त। कौन थे ये? स्कंदगुप्त। ये दूसरी बार करवाए थे और पहली बार कौन करवाए थे? रुद्रदमन। कौन करवाए थे? रुद्रदमन। और सेकंड कौन थे? स्कंदगुप्त, जिन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। और स्कंदगुप्त को वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो ये कब पहुंचा था? गुप्त वंश के टाइम में। कब पहुंचा था? गुप्त वंश के टाइम में। आगे है, कवि कालिदास का नाम उल्लेख किसमें हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो देखेंगे ऑप्शंस, इलाहाबाद स्तंभ लेख में, एहोल के उत्कीर्ण लेख में, अलुपाद दान लेख में और हनुमान कोंडा उत्तीर्ण लेख में। तो कब हुआ है? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। कब हुआ है? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया था? तो किससे किया था? रुद्रसेन द्वितीय से। किससे किया? रुद्रसेन द्वितीय से। आगे है, प्राचीन भारत में मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन है ब्रह्मदेव, ऑप्शन बी पंचकुल, ऑप्शन सी अग्रहार, ऑप्शन डी देवदय। तो यहीं से समझ में आता है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, देवदय। वराह मिहिर का पंच सिद्धांतिका किससे संबंधित है? वराह मिहिर का पंच सिद्धांतिका किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, फलित ज्योतिष। क्या है? फलित ज्योतिष, जिसको प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना गया है? किसे माना जाता था? तो ये है गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो युग था उसे स्वर्णिम युग भी बोला जाता है। आगे है, किस चोल शासक की हत्या क्रुद्ध भीर ने कर दी थी? किसकी हत्या क्रुद्ध भीर ने कर दी थी? तो ये कौन थे? अधिराजेंद्र। कौन थे? अधिराजेंद्र। आगे देखेंगे हम लोग, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। कौन सी नदी थी? वेंगी नदी। आगे है, चोल शासकों ने किस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत माप या सर्वे करवाया था? तो किसके लिए करवाया था?
ऑप्शन देखेंगे, स्वामित्व का अधिकार निश्चित करने हेतु, ऑप्शन बी है सरकार राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु, ऑप्शन सी अनाज के उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी सिंचाई के स्रोतों की सीमा करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु। आगे आते हैं हम लोग, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो ये किसने किया था? कोलतुंग वन ने। ये किसने किया था? कोलतुंग वन ने। अब हम लोग देखेंगे 74 पे हैं हम लोग। तो एक बारी ये भी देख लेते हैं कि श्रीलंका पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया और इसे जीता था? तो ये थे राजा वन। ये है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो ये कौन सी कला का विशिष्ट उदाहरण है? ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है चोल कला, ऑप्शन बी है गांधार कला, ऑप्शन सी है मथुरा कला और ऑप्शन डी है मौर्य कला। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति, तो ये है चोल कला से। किससे है? चोल कला से। आगे है, किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुर को, जो एक समय सिलोन की राजधानी थी, नष्ट किया था? तो ये किसने किया था? ये राजराजा प्रथम ने किया था। किसने किया था? राजराजा प्रथम ने। आगे आते हैं हम लोग, इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस देखते हैं, शिल्पाधिकारम, ऑप्शन बी मुरुगपारिया, ऑप्शन सी त्रिकुरल और ऑप्शन डी है आयन गुरु नुरु। आयन गुरु नुरु। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी त्रिकुरल। ऑप्शन सी तमिल की बाइबल है, ऑप्शन सी त्रिकुरल। आगे आते हैं हम लोग, किस चीनी राजा ने 2020 ईसा पूर्व में चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? तो किसने बनवाया था? सी वैंग टी ने। किसने बनवाया था? ऑप्शन सी वैंग टी ने। आगे है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने। किसने बनवाया? सूर्यवर्मन सेकंड ने कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था। आगे है, मदुरई के पांड्यों की मछली की सी आंखें वाली देवी मीनाक्षी किस रूप में पहचानी जाती थी? तो ये किस रूप में पहचानी जाती थी? माता पार्वती के रूप में। किसमें? माता पार्वती के रूप में। आगे है, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शंस देखते हैं, राजा फनी मुकुट राय, ऑप्शन बी पूरनमल, ऑप्शन सी शिव बालक, ऑप्शन डी रुद्र प्रताप। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी राजा पूरनमल। राजा पूरनमल ने देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं हम लोग, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो ये कहाँ है? ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा, नासिक, एलोरा और अजंता। नासिक, एलोरा और अजंता। आगे आते हैं हम लोग 83 पे, संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली मुख्य वस्तुएं थी। तो क्या थी मुख्य वस्तुएं? तो मुख्य वस्तुएं थी मसाले। मुख्य वस्तुएं क्या थी? मसाले। आगे है, सभ्यता का उद्गम हुआ है। सभ्यता का उद्गम हुआ है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए घाटियों में, ऑप्शन बी मैदानों में, ऑप्शन सी पठारों में, ऑप्शन डी है पहाड़ियों में। तो कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए घाटियों में। ऑप्शन ए को मार्क करेंगे, ऑप्शन ए घाटियों में। आगे आते हैं हम लोग 85 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बलात् इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? तो कौन सा ग्रंथ करता है ये? तो ये है देवल स्मृति। कौन है? देवल स्मृति। आगे है, भारत में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? ऑप्शंस देखते हैं, जैन धर्म ने, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म ने, ऑप्शन सी आजीवक ने, ऑप्शन डी वैदिक धर्म ने। तो किसने रखी थी? तो ये रखी थी बौद्ध धर्म ने। किसने रखी थी मूर्ति पूजा की नींव? बौद्ध धर्म ने। आगे आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? तो ये कब हुआ था? ताम्रपाषाण युग में ही हो गया था। कब हुआ था? ताम्रपाषाण युग में। और निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समुचित रूप से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एक बारी देख लेंगे ऑप्शंस को, मेगास्थनीज जिनकी पुस्तक थी इंडिका, अश्वघोष की है बुद्ध चरित्र, पाणिनि महाभाष्य, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। मेगास्थनीज की थी इंडिका, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। लेकिन पाणिनि की महाभाष्य नहीं है। पाणिनि की महाभाष्य नहीं है, पाणिनि की है अष्टाध्यायी। पाणिनि की है अष्टाध्यायी। तो महाभाष्य किसकी है? तो ये है महर्षि पतंजलि की। किसकी है? महर्षि पतंजलि की। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, कर्पूर मंजरी हर्ष,
मालविका अग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौंदरानंद अश्वघोष। तो इसमें 3 ऑप्शन सही है। कौन कौन से सही है? मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? कालिदास की। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की। और सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। तो कर्पूर मंजरी सही सुमेलित नहीं है। तो कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? तो ये है राजशेखर की। किसकी है? राजशेखर की। आगे है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। मौर्य, पाटलिपुत्रम, पांड्य, मदुरई, पल्लव, वेल्लोर, काकतीय, वारंगल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव। पल्लव की वेल्लोर नहीं, पल्लव की है कांचीपुरम, जो कि अभी का तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु, कांचीपुरम। आगे है, अदरक एवं दालचीनी बहुत बड़ी मात्रा में पांड्य देश में उत्पन्न होते थे, इस बात का उल्लेख किसने किया है? मेगास्थनीज, टॉलमी, इब्न सैद या मार्को पोलो। तो किसने किया है? मार्को पोलो ने। किसने किया है? मार्को पोलो ने। एक बार स्लाइड ऊपर कर लेंगे ताकि अच्छे से दिखे। अब मार्क करते हैं। हाँ, मार्को पोलो ने। आगे है, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो किसके किनारे था? गोदावरी नदी के तट पे। कहाँ था? गोदावरी नदी के तट पे। कश्मीर में रानी दीदा ने कब शासन किया था? तो कब किया था? 10वीं शताब्दी में। कब किया था रानी दीदा ने शासन? 10वीं शताब्दी में। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो ये कौन था? यस्कर। ये कौन था? यस्कर। सबसे पहले पहिए किसके बने थे? तो ये तो ऑप्शन देख के ही आप लोग कोई भी बता सकता है इसको। ऑप्शन है रबर, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है लकड़ी, ऑप्शन डी है लोहा। तो उस समय हम लोग जानकारी किसकी थी? सिर्फ और सिर्फ लकड़ी की। तो किसके बने होते थे पहिए? लकड़ी के। किसके बने होते थे? लकड़ी के। किस तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया? तो ये हो जाएगा, किसने किया था? ग्वांग नाम ग्याल ने। किसने किया था? ग्वांग नाम ग्याल ने। आगे है, जींद अवेस्ता किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जींद अवेस्ता किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस देखते हैं। पारसी धर्म, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। तो अगर इसमें किसी को नहीं भी पता है, अगर किसी को जींद अवेस्ता बहुत ही नया वर्ड लग रहा है, तो भी हम इसको बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि सिख धर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, बौद्ध धर्म भी पढ़ा है, जैन धर्म भी पढ़ा है, लेकिन पारसी धर्म को ज़्यादा नहीं पढ़ा, और ये वर्ड भी थोड़ा सा अलग है। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? पारसी धर्म के साथ। आगे है, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो ये किसको समर्पित है? भगवान शिव को। किसको है? भगवान शिव को। आगे है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो यह है गरीबी का स्थायित्व। क्या है? गरीबी का स्थायित्व। आगे है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो कब लौटे थे? 1917 में। कब लौटे? ये लौटे थे 1915 में। 1915 में। चंपारण दिमाग में चल रहा था। 1917 में तो चंपारण। भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसके ऑप्शंस पे आते हैं। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त। तो कौन थे ये? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। और इनके टाइम में चीनी यात्री भी आए थे। वो कौन थे? फाहियान। इनके टाइम में ही आए थे चीनी यात्री फाहियान। और हुएनसांग कब आए थे? तो वो आए थे हर्षवर्धन के टाइम में। आगे देखते हैं हम लोग, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है? तो किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो ये मिलता है जहांगीर का। किसका मिलता है? जहांगीर का। और इसमें प्रयाग प्रशस्ति रचना किसकी है? तो ये है हरिसेन की रचना है। और इसको इलाहाबाद स्तंभ अब शिलालेख भी बोलते हैं। और यहाँ पे जहांगीर और मौर्य अशोक का भी मिलता है उल्लेख। क्या मिलता है? मौर्य शासक अशोक का भी उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे हम लोग, दिल्ली की कुवतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस स्मृति में बना है? तो किसके स्मृति में बना है ये? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्र। ये हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्र, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के स्मृति में बना है दिल्ली की कुवतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में लौह स्तंभ। और ये कुवतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे है, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो किसके टाइम में किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग।
स्कंदगुप्त के शासनकाल में। आगे है 105 क्वेश्चन है, सॉरी। ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी किस पर अधिकाधिक निर्भर हो गए थे? तो किस पे हो गए थे? ऑप्शंस देखेंगे। अफ्रीकी व्यापार पर, ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिणी पूर्व एशियाई व्यापार पर, या ऑप्शन डी मध्य पूर्वी व्यापार घर पर। तो इसका आंसर देखेंगे, इसके आंसर पे आएंगे हम लोग स्लाइड नीचे करके। इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। किस पे? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। आगे आते हैं हम लोग। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन है? तो ये कौन सा है? पशुपत। ये कौन सा संप्रदाय है? पशुपत। आगे है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्त का। किसका? गुप्त वंश का। आगे है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो कृष्ण का वर्णन किसमें किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में, जो कि किसका है? सामवेद का एक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद। और यही सबसे पुराना उपनिषद है जिसमें कृष्ण का वर्णन है। आगे है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो किसके सम्मान में? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। किसके? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। आगे है उद्यन वासवदत्ता के दंत कथा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये उज्जैन से हो जाएगा। उद्यन वासवदत्ता ये भाषा की रचना है जो कि स्वप्न वासवदत्ता, जिसमें उद्यन और वासवदत्ता की प्रेम की कथा है। क्या है? भाषा की रचना है जो कि स्वप्न वासवदत्ता, जिसमें उद्यन और वासवदत्ता के प्रेम की कथा है, जो कहाँ से? उज्जैन से। दक्षिण अफ्रीका से किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है जोहान्सबर्ग, बी है पीटर मार्टिसबर्ग, सी है डरबन, डी है प्रिटोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? पीटर मार्टिसबर्ग। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में सबसे पुराना कौन सा है? पहला है साबरमती, दूसरा फिनिक्स, तीसरा है वर्धा और चौथा है सदाकत। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना कौन सा है? फिनिक्स। फिनिक्स है सबसे पुराना, 1904 में। 1904 में कहाँ था ये? साउथ अफ्रीका का है। कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। आगे आते हैं हम लोग। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य था? राजनीति का क्या तात्पर्य था? तो देखते हैं। ऑप्शन धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, ऑप्शन सी सत्य विहीन राजनीति, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? जन कल्याण के लिए सक्रियता। तो क्या हो जाएगा? जन कल्याण के लिए सक्रियता। आगे देखते हैं। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से उसकी विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन देखेंगे। नैतिकता, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी मानवता और ऑप्शन डी सत्ता। तो कौन सी नहीं है? तो ऑब्वियस है सत्ता नहीं होगी। आगे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्तुओं को बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा नौ परिवहन केंद्र समझता था, ऑप्शन बी औद्योगिक केंद्र समझता था, ऑप्शन सी निर्मित वस्तुओं को बाजार समझता था, ऑप्शन डी खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। तो क्या समझता था? ये हो जाएगा ऑप्शन सी निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। आगे है गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही? किससे प्रभावित रही? ऑप्शन ए रस्किन, ऑप्शन बी थोड़ो, ऑप्शन सी टॉलस्टॉय और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किससे रही? उपयुक्त सभी से। रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय सभी से गांधीवादी विचारधारा प्रभावित है। आगे है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा। आगे है निम्नलिखित में से किसने
गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में गांधी जी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। आगे देखते हैं हम लोग। निम्न उद्योगपति में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी भेजे गए? तो ये कौन थे? जमुनालाल बजाज। ये कौन थे? जमुनालाल बजाज। आगे है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। रेवरेंड थॉमस मूर, ऑप्शन बी A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, ऑप्शन डी विलियम बावेल। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। आगे है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ऑप्शन डी कांग्रेस के महासचिव थे। तो ये क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आगे है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये किसका है लाइन? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है राधा कृष्णन, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ये तो याद करने जैसा है क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू में। माउंटबेटन तो होगा नहीं, राधा कृष्णन के बारे में ज़्यादा हम लोग ने पढ़ा भी नहीं है। तो गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। आगे है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो ऑप्शन ए है चर्चिल ने, ऑप्शन ए है चर्चिल, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है माउंटबेटन और ऑप्शन डी है साइमन। तो ये किसने कहा था? माउंटबेटन ने। किसने कहा था? माउंटबेटन ने। आगे है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के गुरु भी थे। ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो किसने कहा था ये? तो हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था इस गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। आगे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि नैतिक दृष्टि से जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी भी सही नहीं हो सकता? तो ये कौन मानते थे? ये भी मानते थे महात्मा गांधी। ये भी मानते थे महात्मा गांधी। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो ये किसने किया? और ये किसी को अगर नहीं पता है तो फिर अपना सर फोड़ लो, क्योंकि ये राजकुमार शुक्ल हैं। इनके बारे में इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि हर एक बच्चा को याद हो गया होगा कि किसने किया था। तो ये है राजकुमार शुक्ल। आगे है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? चंपारण में तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? तो ये है 3/20 भाग पर नील की खेती, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। आगे देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा चंपारण सत्याग्रह के बारे में देख ले क्या? हाँ, एक बार ही देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। उससे पहले 130 पे आते हैं हम लोग। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो किसने विरोध किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी NG रंगा। ये याद करने जैसा है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो ये क्या था? ये क्या था? NG रंगा ने। और चंपारण सत्याग्रह के बारे में
थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, जिसको फर्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। तो इसकी तरफ ध्यान कैसे आया था राजकुमार शुक्ल का? तो वो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में गए थे, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। अंबिका चरण मजूमदार, जहाँ पे उन्होंने गांधी जी से चंपारण की दुर्दशा बताई।